हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया ही हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी हमारे चैप्टर वाइज नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो मिल जाएंगी। और हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com। आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे भी आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है टू क्रिएट लॉज फॉर अ कंट्री, तो ये तो नहीं होगा। टू प्रोवाइड अ रूल बुक फॉर अ कंट्री, ये हो सकता है। फिर है टू डिसाइड पॉलिटिकल लीडर्स, ये भी नहीं है। फिर है टू रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शंस, ये भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, टू प्रोवाइड अ रूल बुक फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो एक रूल्स की बुक होती है उसी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू टू बैलेंस पावर। हमारे गवर्नमेंट की पावर बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। ऑप्शन ए है प्रमोट्स अ मोनार्की, गलत है भाई। एस्टेब्लिश वन सुप्रीम लीडर, ऐसा भी नहीं है। डिवाइड पावर अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उसके बीच में पावर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो कौन प्रोटेक्ट करता है। मेजोरिटी लीडर्स प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं। रिलीजियस ग्रुप्स, नहीं। जुडिशरी, नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन खुद गारंटी देता है माइनॉरिटीज को, फंडामेंटल राइट्स देता है कि आप अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ खुद ये काम करता है। फिर उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949, 1949 को। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया था कि वो होगा कैसा, और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि विच एक्ट सर्व्ड एज वन ऑफ द सोर्सेज फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग सोर्सेज से प्रोविजंस उठा के बनाया गया था। तो कुछ एक यहाँ पे एक्ट के नाम दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अकॉर्डिंग जो है एक ये सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, कि यहाँ से हमने कुछ प्रोविजंस लिए थे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रीज, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ठीक है, वीमर रिपब्लिक, यहाँ से अलग अलग जो है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ से हमने प्रोविजंस उठाए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। तो ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या ब्रिटेन से आए, नहीं। फिर दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी नहीं। ऑप्शन सी है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये सही हो जाएगा। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रोविजन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज अ यूनिक फीचर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आयरलैंड है वहां से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर बाय कैमरलिज्म, या ऑप्शन सी है इम्पीचमेंट, ऑप्शन डी है रूल ऑफ लॉ।
तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हर स्टेट एक ये राइट रखता है कि वो अपने वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बना सकता है। तो ये चीज़ हमने जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू का जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन लिया था, जहां पे जुडिशरी किसी भी मतलब अगर कोई निर्णय आया है, कोई डिसीजन आया है तो उसको रिव्यू कर सकती है और वो डिसीजन को चेंज भी कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो और भाईचारा हो, ये हमने कहाँ से सीखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रीएम्बल के अंदर भी ये बातें आती हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच या फिर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये तीन बातें डाली हैं और ये वर्ड्स जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये हमने अपने यहाँ पे डाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टर्म डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग टाइम्स। हमारी एक ऐसी एबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? रिजिड, फ्लेक्सिबल, स्टैटिक या लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम। हमारे देश में जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी लगा दी जाती है, तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? तो भाई इमरजेंसी वाला जो है हमारा वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था जर्मनी वाला, वहाँ से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस को लिया था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला था बोरो करके। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा What role does the Indian Constitution play in setting national goals? हमारे कुछ कंट्री के गोल्स होते हैं, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है भाई, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रोवाइड्स अ विजन फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन्स, ऑप्शन सी डिवाइड पावर अमंग स्टेट्स, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें एक लॉन्ग टर्म का विजन मिलता है डेवलपमेंट, मतलब एक ऐसा विजन मिलता है जिससे हम अपना लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से रहेगा, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट पे एक ट्रस्ट रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके लिए एक असेंबली बनाई गई थी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट तो अभी पढ़ा था, बी आर अम्बेडकर थे, और जो इनकी जो असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What process does Article 368 of the Indian Constitution describe? Article 368 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ऑप्शन सी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है कंडक्टिंग नेशनल इलेक्शंस। तो हमारा जो आर्टिकल 368 है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव करना है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अमेंडमेंट के बारे में दिया हुआ है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश? किस तरीके की गवर्नेंस है यहाँ पे हमारे इंडिया में? फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, कन्फेडरेशन है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है? तो इंडिया में फेडरल सिस्टम चलता है। फेडरलिज्म में क्या है, पावर शेयरिंग होती है स्टेट लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर, मतलब सेंट्रल लेवल पर। तो एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी वाली, और हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, तो ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। What was the primary role of the drafting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी इसका काम क्या था? ऑप्शन ए है
टू क्रिएट लॉज फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑप्शन बी है टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है टू गवर्न इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी है टू इलेक्ट नेशनल लीडर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि भाई एक उसका फॉर्मेट पता चल जाए, उसका एक ड्राफ्ट बनाओ, फिर उसको फाइनलाइज करेंगे, उसके अंदर उसके मेन पॉइंट्स लिखो। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कितने मेंबर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 1946 में? 299, 350, 400 या 200? आप अपना कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सही कमेंट करोगे तो कमेंट को लाइक किया जाएगा और आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आप सही कमेंट, सही आंसर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड टू एज अ बैग ऑफ बोरोविंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला या फिर बैग ऑफ बोरोविंग क्यों कहा जाता है? हमने ऐसा क्या बोरो किया है भाई? तो हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस बोरो किए हैं। ऑप्शन ए है बोरोड प्रोविजंस फ्रॉम मेनी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑप्शन बी है इट ओनली कंटेन्स बोरोड लॉज, ऑप्शन सी है इट वाज क्रिएटेड बाय फॉरेनर्स, ऑप्शन डी है इट लैक्स ओरिजिनल कंटेंट। तो हमें बैग ऑफ बोरोविंग इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजंस को बोरो किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स क्रिएशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म क्या आया था? क्या क्रिटिक्स ने बोला था? इट वॉज टू शॉर्ट, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा था? या ऑप्शन बी है ऑल ग्रुप्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था असेंबली में? ऑप्शन सी है इट डिडंट इंक्लूड एनी वेस्टर्न आइडियाज, क्या हमारे असेंबली में वेस्टर्न आइडियाज को नहीं डिस्कस किया जाता था? या ऑप्शन डी है इट वॉज अनचेंजेबल। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सभी ग्रुप्स वहां पे रिप्रेजेंट नहीं होते थे। उस टाइम पर अनटचेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं ये एक क्रिटिसिज्म था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स। जो हमारे देश के नेता हैं वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंश्योर करता है उनकी अकाउंटेबिलिटी? तो ऑप्शन ए है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको इम्यूनिटी देता है, कुछ प्रोटेक्शन देता है? जी नहीं। ऑप्शन बी है थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पेनल्टीज, ये भी नहीं। ऑप्शन सी बाय मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, ये सही आंसर है भाई। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली कहता है जो हमारे लीडर्स होंगे वो जो भी एक्शन लेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं और आंसरेबल भी हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द की वैल्यूज एम्फसाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअलिज्म नहीं है, कम्युनिज्म भी नहीं है, डेमोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी की बात होती है जहां इंडिया के लोग, जो इंडिया के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्ट पीपल फ्रॉम इंडिया फॉर देमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी की जो बात है वो तो आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस। तो राज्यसभा का वो एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है और हमने वो प्रोविजन उठाया है? तो डिसीजन मेकिंग बॉडी, या फिर नॉमिनेटिंग मेंबर्स, या डायरेक्ट इलेक्शंस, या जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया है नॉमिनेट करना। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में बाय आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये प्रोविजन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे 2-3 पेज के बाद आपको प्रियम्बल लिखी हुई मिलेगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसमें कुछ वर्ड को डार्क करके दिया होगा। तो कौन से आइडियल्स, कौन सी वो बातें हैं जो हमारी प्रियम्बल में दी गई हैं? ऑप्शन ए है फेडरलिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, या फिर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, या डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, या इंडिपेंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड यूनिटी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियल्स आए थे, जो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वो इसके अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई है, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद,
जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।